हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि टेट्स, यूपी टेट, सी टेट, नेट, पीजीटी, टीजीटी एंड एवरी एग्ज़ाम आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भाषा लिपि के बारे में। सारे नोट्स मैं सिर्फ अपने बने हुए आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, कहीं से कोई कॉपी नहीं करती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिपि उच्चारित या मौखिक ध्वनि संकेतों की सहायता से विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। भाषा श्रव्य होती है, जबकि लिपि दृश्य होती है। देखिए गाइस, भाषा श्रव्य, तो गाइस भाषा इट मीन्स कि श्रव्य मतलब सुनने वाली, लेकिन लिपि देखने वाली होती है। भाषा की सभी लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से निकलती हैं। देखिए गाइस, सारी ये जो लिपि है, सारी ब्राह्मी लिपि से निकली हुई हैं। तो बात करते हैं ब्राह्मी लिपि क्या होती है। देखिए, ब्राह्मी शताब्दियों तक भारत की व्यापक और श्रेष्ठ लिपि रही है। नंबर 2, ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपरावा, बिंडली आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनका काल 5वीं शती ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। नंबर 3 है, ब्राह्मी का विकास वैदिक काल की ही आर्य लिपि से हुआ है। नंबर 4 है, ब्राह्मी का अर्थ है वैदिकी, ब्रह्मवार्त से संबंध होने के कारण ब्राह्मी नाम पड़ सकता है। नंबर 5 है, कुछ लोग ब्रह्मा से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। नंबर 6 है, चीनी विश्वकोश का युआन सुलीन 668 ईस्वी में उनके प्रवर्तक ब्रह्मा नाम में कोई आचार्य से मानते हैं। नंबर 7 है, ब्राह्मण अथवा शिक्षित वर्ग के प्रयोग में आने के कारण ब्राह्मी नाम पड़ सकता है। नंबर 7 है, विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 3 भागों में मैंने आप लोगों को डिवाइड करके दिखा दिया गया है। प्रागे ऐतिहासिक काल, बौद्ध काल, गुप्त काल। तो बात करते हैं प्रागे ऐतिहासिक, वैदिक युग से 6ठी शती ईसा पूर्व तक बौद्ध काल है। 5वीं छठी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक गुप्त काल है, जिसके बाद ब्राह्मी आधुनिक लिपियां के रूप में विकसित हो गया हो। देखिए गाइस, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। तो बात करते हैं 8 पॉइंट की। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद स्पष्ट हो गए थे। नंबर 1 है उत्तरी ब्राह्मी, नंबर 2 है दक्षिणी ब्राह्मी। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर मैंने दिया गया है। दक्षिणी ब्राह्मी में होते हैं तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। उत्तरी ब्राह्मी में क्या होता है, गुप्त लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के भी 2 पार्ट्स हैं, नगरी, शारदा। शारदा के हैं 4 पॉइंट, गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। तो गाइस देखिए, इस तरह का मैंने आप लोगों को ये अच्छे से समझने के लिए दिया है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है 9, दक्षिणी लिपि को संपुटा सिरा कहा गया है। नंबर 10 है, उत्तरी ब्राह्मी को शंकु सिरा कहा गया है। नंबर 11 है, और उत्तरी ब्राह्मी को गुप्त लिपि कहा गया है। गुप्त लिपि से 6ठी शती में सिद्ध मातृका नाम की लिपि निकली, जिसे बूहर ने न्यून कोणीय लिपि कहा है। देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं, इन्हें आप लोग ध्यान से पढ़। तो बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है देवनागरी लिपि। देखिए, देवनागरी में आता है नागरी, नागरी में आता है पश्चिमी शाखा, पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में आता है देवनागरी, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और केथी। पूर्वी शाखा में आता है बांग्ला लिपि, अश्मी लिपि और उड़िया। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। 7वीं से 8वीं शताब्दी तक गाइस इसका हुआ था। नंबर 2 है, कुछ विद्वानों का अनुमान है कि देवनागरी का विकास से दक्षिण में हुआ, बाद इसका प्रचार उत्तरी भारत में हुआ। नंबर 3 है, देवनागरी की सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र में प्रचलित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में प्राप्त प्राय ताम्रपत्र, शिलालेख और हस्तलेख नागरी में पाए जाते हैं। नंबर 4 है, आज भी यह भारत की प्रधान लिपि है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और सभी हिंदी बोलियों में इसका प्रयोग होता है। नंबर 5 है, महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट,
देखिए गाइज, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए पूरा पढ़कर नहीं सुनाऊंगी क्योंकि सारा वीडियो को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट है, देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो इसका नामकरण कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। नागरी या देवनागरी नाम की व्युक्ति के विभिन्न आधार सुझाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की नामलिंग लिपि को नगरी माना है, किंतु डॉक्टर बर्नेट का कहना है कि नाग लिपि का नागरी से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ लोग से गुजरात के नागर ब्राह्मणों से और कुछ नगर से युक्त मानते हैं। देववाणी संस्कृत के लिखने में इसका प्रयोग होता है, इसलिए नागरी के साथ साथ देव शब्द को जोड़कर देवनागरी नाम बना लिया गया। नेक्स्ट है 11, श्याम शास्त्री का मत है कि देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पहले उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती है, जो कई प्रकार से त्रिकोणीय यंत्रों के बीच में लिखा जाता है। देखिए इस तरह के पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डाले हैं, आप लोग देखिए। एक मत यह भी है कि पाटलिपुत्र को नगर और चंद्रगुप्त द्वितीय को देव कहते थे। देवनागरी से प्रचलित किए जाने के कारण इसे देवनागरी कहा गया है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। देवनागरी लिपि का स्वरूप, यह लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जा सकती है। यह अक्षरात्मक लिपि सिलेबिक स्क्रिप्ट है, जबकि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं जैसे कि कैवर्ण, कैसे अधोष अल्प प्राण, खे अधोष महाप्राण, ग अधोष अल्प प्राण, घ अधोष महाप्राण, ड अधोष अनुनासिक। इसी प्रकार हर वर्ण के सभी वर्ण होते हैं। तो गाइस देख लीजिए, इस तरह का है ये पूरा। 4th पॉइंट है, देवनागरी वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप तुलना कीजिए कि उर्दू बे, जीव, दाल, तोय अथवा अंग्रेजी ए, बी, एफ, आई आदि में कोई ढंग नहीं है। इस तरह का आप गाइस देख सकते हैं। पूरा पॉइंट्स आप लोगों को पूरा मिक्सअप करके दिया हुआ है मैंने। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह और एक चिन्ह के एक ही ध्वनि से वैज्ञानिक लिपि को अन्यतम विशेषता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग का भ्रम नहीं है। इस तरह सारे नोट्स इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा बड़ी ना लगे। नंबर 1 है इसकी विशेषताएं गुण। देवनागरी भारत की प्रधान लिपि है। संविधान ने इसे राजलिपि का पद प्रदान किया। हिंदी और हिंदी की बोलियों से ही मराठी और नेपाली भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। सारा संस्कृत वामगम्य देवनागरी में मिलता है। नंबर 2 है देवनागरी अधिकांशतः वर्णात्मक लिपि है। केवल व्यंजन के रूप में कोई और स्वर न लगा हो तो हंस व ए जुड़ा रहता है। इसके ए के कारण लोग इसे अर्ध अक्षरात्मक लिपि कह देते हैं। तो नेक्स्ट है इसका 3rd पॉइंट, व्यंजनों से पहले 25 स्पर्श हैं, फिर अंतस्थ ऊष्म स्पर्शों के 5 वर्ण हैं। वर्ण के पहले और दूसरे अधोष, पहले अल्पप्राण दूसरे महाप्राण। वर्ण के तीसरे और चौथे और 5वें सधोष हैं। तीसरे अल्पप्राण, चौथा महाप्राण और 5वें अनुनासिक हैं। तो गाइज यहाँ कुछ मैंने दोस्त भी आप लोग को प्रेजेंट किए, जिससे कि अगर आपके एग्जाम्स में आ जाए तो आप लोग लिख सकें। देखिए गाइज, मेरे नोट्स दिखाने का और बनाने का सिर्फ इतना सही है, ना कि कोई डीएलएड या बीएड के लिए, बल्कि आपके हर टेस्ट के लिए, बीएड का एंट्रेंस हो, बीएड एग्जाम्स हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या आपका जो भी टेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट हो, हर के लिए आप लोग को पता है कि हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी लिपि मूलतः जिस भारत भाषा के लिए बनती है उसके लिए पर्याप्त और उपयुक्त रहती है, किंतु कालांतर में ध्वनि बदल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संयुक्त व्यंजनों को लिखने की कई पद्धतियां हैं। कभी तो पहला व्यंजन आधा होता है जैसे सप्त, कभी दूसरा आधा होता है जैसे ट्रक। 3rd है मात्राएं आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह लगती हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं कि वर्णों की संयुक्त अक्षरों आदि की संख्या मुद्रण में 403 तक पहुंच जा सकती है। इसके लिए रूपों में छटाई होनी चाहिए। 5th है, त्वरा लेखन के लिए सिरा रेख को हटा देने का आग्रह किया जाता है। एक ही मात्रा का लेखन वर्ण से पहले पर उच्चारण होने के बाद। अनुस्वार और अनुनासिकता के प्रयोग से एक रूपता का अभाव। तो गाइज देखिए, इस तरह के नोट्स मैं आपको हर नोट्स प्रोवाइड करूंगी। मेरा सिर्फ इतना ही आप लोगों को मोटिव है, ना कि कोई चीटिंग करना या वो, सिर्फ अपने खुद के लिखे हुए नोट्स प्रेजेंट कर रही हूँ जो मुझे खुद मेरे टीचर्स से मिले थे गाइज। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों को अपने और अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ और PDF प्रोवाइड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।